Now session is for you, sir. Our chairperson, Justice Uday Chand Barupal, sir. Welcome all of you in the book session, book review session. Firstly, I invite Dr. Laruram Chaudhary. He will convey you the regarding this book, Governance by. Thank you, Chairman Justice Uday Barupal Sahab. My dear students, my colleagues, respected authority ma'am, जो मैं आपके सामने पुस्तक पे परिचर्चा करने जा रहा हूँ, उस पुस्तक का टाइटल है गवर्नेंस बाय स्टील और द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट। ये किताब जो है, ये जो किताब है, ये बेसिकली सुब्रतो के मित्रा, जो कि इस समय हेबेन्सबर्ग जर्मनी में एमेरिटस प्रोफेसर है साउथ एशियन स्टडीज की, और सुब्रतो के मित्रा इंडियन पॉलिटिक्स और साउथ एशियन पॉलिटिक्स के बड़े स्तंभ हैं। इससे पहले वो साउथ एशियन इंस्टीट्यूट सिंगापुर में डायरेक्टर थे। 1976 में उन्होंने इस डिपार्टमेंट को विजिट किया था जब वो रोस्टर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए थे, और उनकी अनेकों किताब है भारतीय पॉलिटिक्स को समझने को लेकर। आज हम इस परिचर्चा में उनकी दो पुस्तकें के ऊपर रिव्यू करेंगे। एक मैं कर रहा हूं, एक डॉक्टर केसी सामोता उनकी दूसरी किताब है, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसके बेसिकली 3 पार्ट है। नंबर 1, ये बुक क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके की आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और तीसरी बात जो है, ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें ऐसा क्या नया है, कौन कौन से स्रोत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बुक का टाइटल है गवर्नेंस बाय स्टील्थ, तो इसमें हमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। गवर्नेंस क्या है और स्टील्थ से हम क्या समझते हैं। सुब्रतो के मित्रा ने बताया है कि इस किताब में ही हैज रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने इस किताब में रीडिफाइन करने की कोशिश की है। जो कॉमन सेंसिकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ है ऑर्डरली रूल, है ना, व्यवस्थाओं का नियमों के अनुसार संचालन करना। ये जनरल परसेप्शन है गवर्नेंस का। जबकि इस किताब में ये कोशिश की गई है समझाने की कि जो अभी जो पुलिस फोर्सेस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसको हम MHA कहते हैं, ये किस तरह से गवर्नेंस को बनाने में मदद करती है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नेंस इज एन आर्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर विद द मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, है ना, बल का प्रयोग करके गवर्नेंस लागू करना। और गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, रूल क्या है, तो रूल में बल का कोई उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी गवर्नेंस करती है, किसके माध्यम से, फोर्स के माध्यम से। और वो फोर्स इतना खुला नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि लोगों को महसूस हो। ये छुपा हुआ फोर्स का यूज है बाय फाइंडिंग वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ पीपल अगेंस्ट पब्लिक ऑथोरिटी, है ना। ये फोर्स का यूज ऑर्डर को सस्टेन करने में किस आधार पे करते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं, प्रजातंत्र प्रतिरोधों का, है ना, मेला है। प्रतिरोध नहीं होंगे तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। तो पब्लिक ऑथोरिटी के विरोध, सत्ता, जो जनसत्ता है, जो आपकी प्रधानमंत्री है, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रतिरोध में जो आंदोलन होते हैं उनको दबाने के लिए, क्यों दबाना जरूरी है, क्योंकि यदि उनको नहीं दबाया गया, उनको सॉल्व नहीं किया गया,
तो पब्लिक डिसऑर्डर पैदा होगा, और पब्लिक डिसऑर्डर पैदा होगा तो गवर्नेंस को खतरा होगा। तो उन्होंने सबसे पहले इस परिभाषा को रीडिफाइन किया है, और इसको समझाने के लिए उन्होंने केस स्टडी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लिया है कि इंडिया की होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट मेकिंग को कैसे फैसिलिटेट करती है। इस किताब में जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, और स्पेशली विद रिगार्ड टू दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सिटीजनशिप एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। क्यों प्रोटेस्ट होती है? जो प्रोटेस्ट होती है, जन आंदोलन होते हैं, बेसिकली वो जन आंदोलन असंतोष जो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस के फेलियर से है, और वो डेफिनेटली वहां से प्रॉब्लम बनती है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, जैसे आप इंसर्जेंसी देख लीजिए, जैसे कि आपने कम्युनल राइट्स देख लीजिए, जो कि लोकल ओरिजिन के कॉन्फ्लिक्ट है, और वो देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरे बन जाते हैं, और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो इस किताब में ये समझाया गया है व्हाट इज द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग पब्लिक ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज। यदि होम मिनिस्ट्री अपना काम सही तरीके से नहीं करेगी तो भारत सरकार की और राज्यों के सरकारों की कोई अन्य मंत्रालय सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए होम मिनिस्ट्री इज नॉन एज मदर ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, और इसलिए इसका जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें ये समझाया गया है कि क्यों मदर है, क्या ऐसा उसमें। नेक्स्ट जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो भारत राज्य बना है, और भारत के राज्य बनने की जो कहानी है वो दुनिया में राज्य बनने की कहानियों से अलग है। उन्होंने बताया है कि यूरोप और ईस्ट एशिया, चाइना, इन जगहों पे जिस तरह से राष्ट्र निर्माण के दौरान सामूहिक हिंसा हुई है, वैसी सामूहिक हिंसा हमारे देश के निर्माण के समय नहीं हुई थी। उस स्केल और उस मेजॉरिटी इंटेंसिटी की बात करें तो आपने सुना होगा, एक हिस्टोरियन है यूरोपियन स्टेट मेकिंग के बारे में, चार्ल्स टिली, जो ये कहते हैं कि वॉर मेक्स द स्टेट एंड द स्टेट मेक्स द वॉर, है ना। वो ये कहते हैं कि जो युद्ध होते हैं उससे राज्यों का निर्माण होता है, और जब राज्य निर्माणित हो जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? युद्धों का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टेट क्या है? स्टेट इज एन वायलेंस क्रिएटिंग मशीन। स्टेट, उन्होंने चार्ल्स टिली ने कहा, स्टेट इज लाइक ए गुंडा जो हफ्ता वसूली करता है, सिमिलरली स्टेट भी वैसा काम करता है। तो ये जो काम करता है स्टेट, ये किसके माध्यम से करता है? इट वर्क थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। परंतु भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं कि उस लेवल की न तो हिंसा हुई और न ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उतने वायलेंट तरीके से अपने लोगों के सिटीजन्स के प्रोटेस्ट को दबाता है, परंतु वो किसके माध्यम से दबाता है? वो स्टिल्थ के माध्यम से दबाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्टिल्थ क्या है? स्टिल्थ इज ए मेथड, है ना, ये एक तरीका है। किसके लिए तरीका है? ये इस तरीके में पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन और ऑर्डर कीपिंग को ध्यान में रखा है। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पब्लिक की इमेजिनेशन क्या है, पब्लिक को किस तरह से आपको राष्ट्र का चित्र दिखाना है, और उसमें यह कहना है कि हम क्या चाहते हैं? हम व्यवस्था चाहते हैं, और ये व्यवस्था बिगड़ गई तो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। तो ये जो भय पैदा करता है, और ये जो मेथड है स्टिल्थनेस, स्टिल्थ का मतलब ये हुआ कि हाउ टू इनहांस द स्टेटनेस बाय मिनिमाइजिंग द रेजिस्टेंस, है ना। हमारे अंदर राष्ट्रता का भाव, राज्य का भाव कैसे पैदा किया जाए? बल के माध्यम से। और ऐसे एक्टर्स जो पॉलिटिकल ऑर्डर को खतरा है उनकी ट्रैकिंग करता है, उनके ऊपर नजर रखता है, उनके मोटिवेशंस को समझता है, और उसके बाद जब उनको लगता है कि ये सेशनिस्ट है, ये इंसर्जेंट्स हैं, ये प्रोटेस्टर्स हैं, इनको वो इंगेज करता है वाया लोकल एजेंट्स, है ना, लोकल पुलिस के माध्यम से कुछ उनको लुभावने प्रस्ताव देकर, जैसे किसान आंदोलन को सप्रेस करने के लिए उन्होंने कई तरह के ऑफर्स दिए।
और जब ये नहीं चलता है तो क्या करते हैं, दे यूज पैरामिलिट्री फोर्स टू प्रेशराइज दोस प्रोटेस्टर्स, दोस रेजिस्टेंट। जब ये भी नहीं काम करता है तो बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट को दबाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना, उनको दबाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के इस तरह की सिचुएशन वो बल के माध्यम से पैदा करते हैं, जिससे दे आर फोर्स टू नेगोशिएट। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के नागा सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मामला हो या जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, इस तरह से वो उनको फोर्स करके टेबल पे लाते हैं। जब एक बार टेबल पे आते हैं तो वार्ता होती है, उसके बाद उन्होंने कहते हैं यू कंटेस्ट द इलेक्शन, आप जीतते हैं तो यू बिकम्स अ रूलिंग एलिट। तो ये जो होम मिनिस्ट्री स्टेट मेकिंग कैसे करती है, देयर आर प्रोटेस्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द रूलिंग एलिट, एंड while this through all kind of means and negotiations they make them as a ruling elites, है ना, जिन्होंने विरोध किया था राज्य का वो खुद उनके हाथ में सत्ता आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये स्टेट मेकिंग के फॉर्मेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि मैंने इस किताब में किन का अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि मैंने इस किताब में उन सीक्रेट फाइल्स का अध्ययन किया है, एंड सीक्रेट इन द सेंस कि 30 इयर्स के बाद हमारे यहाँ ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट नहीं लागू होता है, तो जो 30 साल के बाहर है ना, आजादी से 30 साल तक के जो एक्ट थे वो अब डिक्लासिफाइड हो गए। जो उनकी रिपोर्ट्स को मैंने अध्ययन किया है, मैंने पॉलिटिशियंस की बायोग्राफी को पढ़ा है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ा है, सिविल सर्वेंट जो होम सेक्रेटरी रहे हैं या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके मेमोयर्स को पढ़ा है, और इन सब को पढ़ के मैंने ये रिवेल किया है कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम करती है। अब वो जो किताब है उसके बेसिकली टोटल 13 चैप्टर्स हैं और ये 4 पार्ट में बांटी हुई है। जो मेजर पहला पोर्शन है वो बेसिकली आपके उस स्ट्रेटेजी की बात करता है जिस स्ट्रेटेजी के माध्यम से ये जिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इसका जन्म हुआ। जैसा कि आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये जो फोटो है ये नॉर्थ ब्लॉक इसको कहते हैं, और ये नॉर्थ ब्लॉक जो है ये कॉलोनियल लेगेसी का सबसे बड़ा सिंबल है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ भारत में आई थी तो होम डिपार्टमेंट का उन्होंने गठन किया था, और वही होम डिपार्टमेंट आजादी के टाइम में होम मिनिस्ट्री बन गया। तो ये कह रहा है कि ये होम मिनिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न नेसेसिटीज एंड द कॉलोनियल रूट्स, है ना। इसकी जो जड़ है वो तो कैसी है, कॉलोनियल है, और उसका काम कैसा है, कॉन्टेक्स्ट तो पूरी तरह से बदल गया। क्यों बदल गया कि ये होम मिनिस्ट्री जिसका निर्माण इस देश के राष्ट्रवादियों के दमन के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसी मिनिस्ट्री का प्रयोग किस लिए किया था कि जो राष्ट्र, जिनको उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही है, और ये जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे हमारे, उनको राष्ट्रद्रोही कह के उनको कल्टेट करने के लिए, उनको कर्व करने के लिए क्या। परंतु अब देखिए कि दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कल्टिवेट नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जो राष्ट्रवाद की खेती करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो इसी मिनिस्ट्री की है। तो ये जिसके गुण, जिसकी जड़ है ना, यदि राष्ट्रवादियों का दमन करने में है तो वो कैसा है राष्ट्रवादी पैदा करेगी, और वो वैसे राष्ट्रवादी पैदा करेगी जो कि सत्ता के पक्षधर हो। असली राष्ट्रवादियों से यहाँ नहीं, ये विरोधाभास वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो भाग है, 4 चैप्टर हैं, दे डील्स विद द स्ट्रेटेजी ऑफ होम मिनिस्ट्री and used by the British Empire and how these trends are still followed by present Ministry of Home Affairs. Second जो set of chapters हैं, chapter 3 से 7 तक, they deals with the institutional evolution of Ministry of Home Affairs. जो संस्थागत ढांचा अंग्रेजों से लेकर आज तक कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ये उन्होंने एनालाइज किया है। और जो थर्ड सेक्शन है, it deals with the functioning of the ministry and how it functions to sustain the order. And the fourth section जो है, fourth जो cluster of chapters हैं, they deals with the performance, whether Ministry of Home Affairs succeed in their endeavor or they have failed.
तो वो कहते हैं कि बहुत सारे मामलों में राष्ट्र निर्माण में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कई मुद्दों में वो फेल भी हुई है। महत्वपूर्ण योगदान में वो ये बताते हैं कि आजादी के तुरंत बाद नेहरू पटेल का जो गठजोड़ था, जिसमें उन्होंने सहमति आधार पे दोनों डिफरेंस भी था और उनके बीच में कुछ कॉन्सेंसस थे, उसके आधार इमरजेंसी पीरियड में आप देखते हैं कि वो जो स्टील था इट बिकम्स न ओपन हैमर, है ना, ये हथौड़ा जो है खुला मारने वाली हो जाती है। और हम जब ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में करते हैं तो हम पाते हैं कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसी कई स्ट्रेटेजीज अपनाई है जो स्ट्रेटेजीज लोगों के फ्रीडम को कर्टेल करती है, परंतु इसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्री हम सब लोगों के अंदर साझा और सामूहिक अधिकारों और कर्तव्यों का भाव भी पैदा करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नॉट एन मिनिस्ट्री टू मेक एन ऑर्डर, इट्स आल्सो मिनिस्ट्री टू एजुकेट द सिटीजन्स। वो बताती है कि नागरिकों के कर्तव्य क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या है, यदि आप असंतोष है व्यवस्था से कैसे असंतोष को प्रकट करना है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये किताब जो है ये बहुत ही रेयर किताब है, 2021 में पब्लिश हुई है। आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। यदि आप राज्य के निर्माण को लेकर चिंतित हैं तो आप जरूर पढ़ें। थैंक यू। डॉक्टर चौधरी साहब ने अपनी बुक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मेंटेनिंग द इंडियन स्टेट एंड बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया। सबसे अच्छी बात इसमें यह थी कि इन्होंने कहा कि जो भी स्टेट का गठन होता है, कोई नया राज्य बनता तो उसमें हिंसा नहीं होती। कई देशों के अंदर ऐसी क्रांति आई कि ब्लड शेड क्रांति हुई, उसके बाद में नए नेशन का निर्माण हुआ। जैसे बोल्शेविक क्रांति हुई रशिया के अंदर, उसके बाद रशिया का गठन हुआ। उसी तरह से आपने बताया इसमें प्री कॉलोनियल स्टेटस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों चीज़ों को बताया है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, हाउ वी कैन अचीव द गोल ऑफ डेवलपमेंट और टू क्रिएट ए नेशनलिज्म, रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो इनके मैं एक बात और कहूँगा इसमें कि इन्होंने एक बात कही है कि राष्ट्रवाद का विकास करने का भी इनका कर्तव्य है। मैं एक अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद कब जुड़ेगा, राष्ट्रवाद कैसे बनेगा, या नेशनलिज्म कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या होगा। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज टू फील दैट they should develop their personality as a ethical man। अगर नैतिकता का डेवलपमेंट होगा तो राष्ट्रवाद अपने आप में हो जाएगा। हर व्यक्ति, आज हम सब बात करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए। Who will do it? कौन करेगा? वो अपन करेंगे। हम हर व्यक्ति ये सोच लें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम अपने आप का आकलन करें, डेली आकलन करें कि आज हमने देश के संविधान के साथ, संविधान के लिए और राष्ट्रवाद के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे कस्बे के लिए हमने क्या काम किया। तो इथिकल वैल्यूज का डेवलपमेंट ही राष्ट्रवाद पक्का हो सकता है। इट इज माय पर्सनल व्यू। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, नहीं, हाँ, डॉक्टर डी सुधीर साहब अपनी बुक के बारे में अपना रिव्यू पेश करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais and my dear students. The book which I am going to discuss is probably based upon the theory building in the budgeting of local self-government. The title of this book is Local Government Budgeting, a Managerial Approach. The authors of this book are Gerasimus Giannakis, and second one is Clifford McHugh. Of course, the first name seems to be amusing to most of you.
I felt difficult in pronouncing this name. In fact, I got through from the various websites how to pronounce this name. This is Girasmus Giannakis. What made me to take this book as a book review discussion is most of the theories which were generated, particularly the post 1990s, or you can say the liberalized societies, are based upon only on federal government, that is the central government. To some extent, very few literature has been generated at the state level, and what you can say, a little interest, or you can say no interest, was given at the grassroots level. So this book has attracted me, where it has given a vast amount of literature on theory building of particularly the budget making at the grassroots democracy. Before going to this, let me give you the history of this book, why this book has been written. In 1960s, but probably in the mid 1960s, there was a new wave of new right philosophy. The new right philosophy goes for the free market mechanism and the liberalized economy, that is Udarikaran. In one way, it is called as Udarikaran. So the new right philosophy brought the concept of the liberalized economies, and most of the reforms are just like the contagious disease. Most of the states across the globe will adapt irrespective of their requirement, and thinking that it has got success at one state or one country, we are going to adopt, thinking and forecasting that we are getting the same success here also. So this wave of new right philosophy influenced across Chile, particularly that is Chile means Chile. Augusto Pinochet, the dictator of Chile, he adapted it. Secondly, the Ronald Reagan government, the Hollywood superstar of America, he adapted through this Reaganomics. And the Iron Lady of Great Britain, Margaret Thatcher, adopted it as the Thatcheronomics. And finally, it formed the concept of NPM, that is Naveen Lok Prabandh. Hindi mein isko kehte hai Naveen Lok Prabandh, or in English it is called as New Public Management. At this hour, the American Society of Public Administration, ASPA, has convened a meeting in Southeast Conference of Public Administration. The name title given was the Southeast Conference of Public Administration in Florida in the year 1989. So the one of the authors, Clifford McHugh, who was then serving as the budget manager in St. Petersburg, Florida, he attended this conference because he was associated with the ASPA for 10 years. See, budget manager means an academician can work in a Nagar Nigam, just like your JDA or some Jaipur Nagar Nigam, for a brief period of 10 years or 15 years as a budget formulator, as a budget consultant, and even he will formulate indirectly. So he was engaged for more than 15 years as a budget manager in St. Petersburg, and he came across this conference because he is associated with ASPA, and he found that at the end of the seminar or this conference, the papers proposed were completely different from what is being practiced. There is a difference between the theory building as well as what is being practiced at the grassroots level. So he found that there is a dire requirement of integrating the theory building and practice, particularly at the local level, because NPM has swept the wave only at the federal government, but not in the state governments. The state governments later adopted, and never it influenced the local government. So he got combined with, or you can say associated with, Girasmus Giannakis, and wrote this book on the local government budgeting. So in this book, of course, let me give a brief introduction of these two authors. And Girasmus Giannakis was coming from the University of Florida, and he served as a professor in the urban and policy health affairs in this university, and he wrote extensively on politics of local self-government, financial management, fiscal disbursement, and debt management of local self-government. And Clifford McHugh, he wrote extensively, particularly on the budget manager issues, politics at the local self-government, and finally, the consultant-based mechanism at the local self-government. He served as the professor at the Florida Central University, Florida. So both are academicians as well as the practitioners.
both served as a budget manager and budget consultant at the local level. So they never tried their hand in the federal level, but their experience was mostly adored at the local level. The basic objective of this book is to blur the difference between the theory building and the practice. In fact, they identified the differences between these two, theory building and practice. So this book contains entirely the 9 chapters. Of course, it is an exercise just less than 200 pages, where you will get both theory as well as practice. The chapters have been divided on various issues. In one of the chapters, particularly the introductory chapters, it was mentioned the environment of local self-government. What sort of an environment you are going to get at the grassroots level, particularly regarding the taxation, particularly regarding the mechanisms, as well as how the politics is going to influence in the budgetary formulations. He says the politics is inevitable, but it doesn't mean that you have to be omnipotent. I hope you understand this. You can say, or omnipresence. That is, politics is inevitable, but it doesn't mean that you have to be there all the time. You must be there only at the formulating process. The second one, in budgetary, various issues or various theory building mechanisms have come up, like line item budgeting, the sunset legislation, the performance budgeting, or you can say PPBS, the program planning budgeting, and finally the zero-based budgeting. These theories were adapted at the federal level. Never the budgeting concept at the local level was given predominant attention. So he says, you have to give the theory building of budget making at the local level also. I hope most of you knows that the PPBS concept was adapted at the federal government by Lyndon Johnson. So zero-based budgeting was adapted by Jimmy Carter. Jimmy Carter was once the governor of Georgia. There, this zero-based budgeting, ZBPS, it was introduced in the private sector. So the private sector, which it was introduced, he was the governor of this state, and he adopted the private sector mechanism at the state level. And finally, he became the president of America in 1976, Jimmy Carter. He adapted this ZBPS to the federal level. So in this book, they argue that the mechanisms which were, or you can say the practices which were adopted at the private sector were being adopted at either at the state level or central level in the American pretext. And finally, we third world nations will follow the American suit and adopt these concepts to the Indians. You must be knowing, because you are the political science students, most of the principles of public administration were taken from America itself. And almost all of them have got the experience of the private sector. You take F.W. Taylor, Henry Fayol, they worked in a private, as a private, what you can say, organizations, and adapted these concepts. So here, he says the ZPBS as well as the line item budgeting, which were being introduced at the private sector, were being adapted at the local government also. The third one, he says, regarding the taxation concept. Before GST, the buzzword of the BJP government long back, the GST has already erased all these sales tax or so and so taxes. Before GST, most of the states has got the largest contribution of revenue from the sales tax. Approximately from 29 to 30% of the states got the revenue from the sales tax. Sales tax is a regressive tax because the person who earns less will spend more when compared to the person who earns more and spends less. मतलब जो बंदा कम कमाता है वो ज्यादा खर्चा करता है, जो बंदा ज्यादा खर्चा करता है वो जो बंदा ज्यादा कमाता है वो कम खर्चा करता है. I will give you one example. A person earns 200 rupees per day by doing a daily wage labor. The probability of spending the entire amount is 100%. वो 200 रुपए खर्चा करेगा. And the saving may be very less, maybe 10 or 15 if it is. Otherwise, most often he will spend the entire 200 rupees. Whereas a person who earns 30,000 rupees per month, the spending 200 rupees per day is very, very less.
So he says the sales tax, which is being taken away by the states, has to be allotted to the local governments. This is the basic objective, basic argument of these authors. The second concept here is regarding the income tax. So you must be knowing the income tax is taken away by the center, and finally, on the recommendations of the Finance Commission, it will be distributed among the center as well as the provinces. The local self-government has got hardly any role or hardly any voice in such a type of things. And income tax is a progressive tax. That is, the more amount you are going to have the income, the more amount you are going to pay the tax. But it is only a certain limit. Okay, it is only to a certain limit, and by 30%, if you are paying, that is the maximum tax. They say that the local government shall have a share in this income tax. And finally, in the taxation proposals, they argue that the taxation is just like a plucking the feathers of a goose. Okay, you are going to pluck the feathers of a goose, and the government wants the maximum utilization without any squealing. Squealing means ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं आना चाहिए, and you should not raise the voice, but you have to collect the tax. The next one, what Aran Wildavsky has argued in some sort of a information is, you cannot ask the public officials to do policy analysis. That is, नीति विश्लेषण के बारे में you cannot demand the public officials to do it, because according to the one of the left-wing ideology, most of the policy analysis is always a failure. No government will advocate that our niti is a failure. Is there any government or a public official who says that this is a failure concept, that's why we brought it? It is only the opposition who will say. But the person who launched this policy, he will never say that this policy is a failure. So Aran Wildavsky says, you cannot convince the administrators to do the policy analysis in order to get the information or procure the information which will harm them and benefit the others. Because policy analysis is a concept which will benefit the public, but not the officials. So the local government budgeting particularly is a failure without policy analysis. In most of the local government, the policy analysis was never taken. And in fact, the policy analysis was never given an attention, because they says the policy analysis will come in the budget itself, and most of the budget will be done by the provincial government. That is, the states will go do it. In India also, the local government has hardly any voice in budgeting. The entire budgeting will be done by the state government, and the taxation proposals or devolution of the powers are entirely the state prerogative. The local government has hardly any voice in this. And third, for last one, which they argue in this book, is regarding the debt management. What is this debt management? Capital building and capital productivity. That is, पूंजीवाद जब आप करते हो, you are going to invest on capital, and this capital you are procuring the resources from the local government, and the name will be labeled by the provincial government without giving any credit to the local government. And secondly, most of the policy makers, they do involve more in the capital building without considering what are its consequences and implementations. They will never think of this implementation. They will give more attention to the capital building. This has created more furor, or you can say more problematic in terms of debt management. When the debt management increases, the federal government as well as the state provincial government will request and demand the local government to impose more taxes as such. And finally, the concept of debt management became the responsibility of local self-government than the state government. So ultimately, the result, or you can say the fruits of any development, will be taken by the state, and the responsibility has to be taken by the local government. So the debt management, if you are going to transfer the debt management, you must transfer the taxation accommodation to the local self-government. This was the argument given by the authors in this book. The last one, which they say, is regarding the theory building. Theory generation, theory translation and advocacy, and finally theory implementation. These are the three concepts: theory generation, theory translation and advocacy, and finally the theory implementation.
academicians are involved in the first two, that is theory building as well as theory translation and advocacy. Theory building, you know, that is theory generation, whereas theory translation and advocacy means you are going to adopt and adapt to the circumstances. That is, adapt means you are going to change it according to the circumstances. Adopt means you are going to embrace it, or you can say taken it. And these are the two things which the academicians are interested. Whereas the last one, the theory building, goes to the practitioners. And here you have to build the bridge between these two. The academicians and practitioners shall be rotated between the local government as well as the local councils and academics. This is what they want to say. That is, you take, for example, if the academician is a theory builder, he has to work at the local government in order to get experience, field level experience or the ground level experience, then again come back as an academician to build for theory building, which of course in India it won't happen. It is really difficult. But whereas in America, because of various reasons, an academician can work as both as a project consultant or a budget consultant in local self-government bodies. So their experience, it is the only way where it is not, or you can say, feasible in Indian government. So before winding up this book, let me give you what are the critics of this book, or you can say the criticism regarding this, whether it is suitable for India or not. In my opinion, if NPM has suited for our federal government, because we adopted NPM by violating, or you can say dividing our socialistic principles, Nehruvian socialistic principles, why can't we adopt it to the local self-government? Are clear? So this is adaptable, but unfortunately, to certain circumstances like taxation, it is really difficult for us to adopt. And secondly, the literature of this book is completely American oriented. Of course, show me one book, or you can say one principle, which is not American oriented, adapted by the social sciences. Most of our principles which we are practicing and adapted are entirely from USA based only. So the third concept here is regarding the taxation proposals. This is the major bone of contention between the states as well as the local governments, because the state wants more and more financial control. The local self-government demands for more and more taxation proposals. So if you give the taxation devolution, or you can say the taxation proposals to the local self-government, it is really difficult for the states to control these local bodies. This is where even they also highlighted regarding this, and also it is a never-ending problem. No one wants to give this financial devolution to the local self-government bodies. So this book is very much useful for researchers, particularly who are interested in local self-government. Yes, sir. I will finish. Let me finish. So this book is for researchers as well as the academicians. And finally, and I recommend these books for who wants to do their research in local self-government bodies. Thank you for giving this opportunity to the head of the department, Political Science, and organizers. Thank you. डॉक्टर सुधीर साहब ने अपनी बुक दी लीगल लोकल गवर्नमेंट बजटिंग ए मार्जिनल अप्रोच के बारे में अपनी पुस्तक की समीक्षा की। एक बात मैं ये कहूँगा कि आपने एक टैक्सेशन का चैप्टर इसके अंदर उठाया। टैक्सेशन, जीएसटी का मतलब क्या, जीएसटी बिल क्यों लाया गया, what are the aims and objects to impose the GST tax? इसका मतलब ये था कि वन नेशन वन टैक्स। क्या आज वन नेशन वन टैक्स है? आप एक बिजनेसमैन को या प्रोडक्शन यूनिट वाले को जाकर के देखें कि उनके ऊपर कितने टैक्स इम्पोज किए गए, और इन रियली दे आर पेइंग दिस टैक्स। मैं विशेष तौर से एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आपने वर्ड यूज किया था कि प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द, आज ये बोतल आपको कितने रुपए में दी जाती है ये अपने को सबको पता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन वैल्यू क्या है किसी ने नहीं बताई आपको। ये 5 में से 10 पैसे 15 पैसे में तैयार होती है, आपसे 1.5 रुपया 1 रुपया लिया जाता है इसको।
तो कहीं न कहीं ये मैनेजरियल मैनेजमेंट, जो बजट का मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या कहीं कोई प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी की और प्रोडक्शन वैल्यू का कहीं अंकन होना कहीं किसी कानून में दिखता है आपको? टैक्सेशन जितना भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फाइल कवर है, ये आपको मिला होगा 200-250 रुपए में, लेकिन इसकी प्रोडक्शन वैल्यू क्या है? लेस देन 100, लेस देन 100. कैन इट शोइंग एनीवेयर? इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, eminent economist of the world. He has raised this question and he wanted to bring a bill in his tenure कि आप MRP लिखेंगे, MRP से ज्यादा कोई नहीं ले सकता, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू क्यों नहीं लिखी जाती इसके ऊपर? तो आपको पता लगे कि प्रोडक्शन वैल्यू है, आपसे इतने लिए जा रहे हैं. तो क्या ये बजटिंग का सिस्टम और उसके अंदर होना चाहिए? ये ओपन क्वेश्चन है आपके लिए. आई हैंड ओवर टू यू दिस क्वेश्चन एंड द लर्नेड प्रोफेसर्स, क्योंकि हम तो शिक्षक हैं नहीं, हमने तो न्यायाधीश के रूप में काम किया है बहुत अरसे तक, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोई क्वेश्चन उठाएं. थैंक यू. नाउ आई कॉल अपॉन डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, पंचायत निर्वाचन निर्देशिका के बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, अपनी किताब के बारे में. थैंक यू जस्टिस बारूपाल. आप सभी को नमस्कार. अभी तक जो 2 बुक रिव्यू यहाँ पर हुए हैं, एक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो भूमिका है उसके बारे में, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट में जो टैक्सेशन और लोकल गवर्नमेंट में जो थ्योरी बिल्डिंग है उसको लेके बात की गई है. मैं आपके सामने जो बुक रिव्यू करूंगा वो पंचायत निर्वाचन निर्देशिका, ये ऋचा पब्लिकेशन जयपुर से है. इसके राइटर तिवाड़ी, चौधरी एंड चौधरी हैं. बेसिकली ये जो बुक है इसका रेलेवेंस मैं इस बात से साबित करना चाहूंगा कि 2019 के राजस्थान गवर्नमेंट बजट में, 2020 के राजस्थान गवर्नमेंट बजट में 14 नगर पालिकाओं को, ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया. क्योंकि चुनाव जनवरी में हुए थे, अब 2 महीने बाद में वो पंचायतें नगर पालिका बनने जा रही हैं, तो उन ग्राम पंचायतों को भविष्य क्या होगा? वहां सरपंच रहेंगे या नगर पालिका के चुनाव होंगे? क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा? तो वो जो सारी आशंकाएं थी वो पूरे राजस्थान भर से थी और तमाम जगह से फोन आए. तो ये सारे सवाल जो पंचायती राज के चुनाव लड़ते समय प्रैक्टिकली हर कोई व्यक्ति फील करता है, उन सभी समस्याओं का समाधान इस बुक में आपको मिल जाएगा. इसके जो राइटर हैं तिवाड़ी, चौधरी एंड चौधरी, ये लोग वकील और वकील के साथ में प्रोफेसर हैं. तो इसके अंदर आपको सारी समस्याएं, जो कई बार कहते हैं कि समस्याओं का समाधान इधर मिलेगा, तो पंचायती राज समस्या के संदर्भ में प्रैक्टिकली जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लिए योग्यता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी. इस बुक के अंदर 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें इतिहास से लेके और राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम बना, केंद्र ने जो पंचायती राज अधिनियम बनाए, इनके इतिहास, इसके बाद में ग्राम सभा, वार्ड सभा, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा, सरपंचों के पावर्स, प्रधानों के पावर्स, जिला प्रमुख के पावर्स, उनको हटाने के तरीके, उनको किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, किस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं, उनके पास में बजट कैसे वो बना सकते हैं, वो सारी चीजों का मेंशन इस बुक के अंदर किया गया है. शुरुआत इस बुक की जो पहला चैप्टर है वो इतिहास को समेटे हुए है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत गांवों का देश है. 2011 की जो जनगणना के अनुसार लगभग 68% जो आबादी है वो गांवों में रहती है.
और महात्मा गांधी जी कहते हैं, भारत सरकार भी कहती है कि भारत में 6 लाख गांव हैं। हर गांव का अपना खुद का एक ढांचा है, एक व्यवस्था है, जिसे हम सामाजिक रूप से यजमानी पद्धति के नाम से भी जानते हैं, यजमानी मेथड के रूप से भी देखते हैं। और हर गांव के आमतौर पे एक जातीय पंचायत होती है, एक सामान्य पंचायत होती है। यदि कोई सामाजिक समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान जातीय पंचायत करती है, और यदि कोई तालाब का मामला है, सड़क का मामला है या विकास का मामला है, तो उसको जो सामान्य पंचायत है जिसमें सभी लोग होते हैं वो बैठ के फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं। हालांकि स्थानीय स्वशासन पे कल से ही इतिहास के बारे में बात लगातार की जा रही है, लेकिन बुक रिव्यू मैं कर रहा हूं तो उसके अंदर भी इसका मेंशन है। भारत में वैदिक काल से, ऋग्वेद में, उसके बाद अर्थवेद में, उसके बाद में फिर महाकाव्यों में, पुराणों में, मनुस्मृति में, इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में, गुप्त काल में, यहाँ सब स्थानीय स्वशासन का और ग्राम सरकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ये विस्तार से इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। इसके बाद जैसा कि कल भी कुछ विद्वानों ने बताया था कि मध्यकाल जो था वो ग्राम सरकार के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए वो प्रोग्रेसिव टाइम नहीं रहा। लेकिन जब हम ब्रिटिश काल की ओर आते हैं तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप से जाना जाता है।